नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाने के लिए गोवा सरकार की सराहना की। श्री मोदी ने कहा, गोवा ने केंद्र द्वारा दी गई सहायता का प्रभावी उपयोग किया। देश ने कल प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर एक ही दिन में 2.5 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.65% हुई। राजस्थान सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल और बाजार सोमवार से खुलेंगे। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव को जीएसटी परिषद ने नामंजूर किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने देश के 208 जिलों में गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में अपने सहायता मिशन का कार्यकाल और 6 महीने के लिए बढ़ाया। फ्रांस ने कहा, ब्रिटेन को मिलाकर हुए सुरक्षा समझौते के विरोध में वह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को बातचीत के लिए वापस बुला रहा है। और अमेरिका ने स्वीकार किया कि काबुल से उसकी सैन्य वापसी से कुछ दिन पहले ड्रोन हमले में 10 निर्दोष लोग मारे गए थे। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा से विभिन्न चुनौतियों के बावजूद 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लाभार्थियों को कोविड टीकाकरण की पहली खुराक देने का 100% लक्ष्य पाने पर राज्य सरकार की सराहना की है। आज देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक चल रहा है। गोवा ने इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि में देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे कोरोना की महामारी का संकट रहा हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने जो भूमिका निभाई है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आपके प्रयासों के लिए गोवा के सभी डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में टीकाकरण की गति बनाए रखने और लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाने के प्रयास निरंतर किए गए। हमारा संकल्प रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश को अगर अपने संकल्प सिद्ध करने हैं तो हमारी कोशिशों में सबका प्रयास भी बहुत जरूरी है। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, लेकिन इन कोशिशों का पूरा लाभ आप जैसे जागरूक और सक्रिय नागरिकों के प्रयास से ही मिल सकेगा। प्रधानमंत्री राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा कर्मियों तथा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद कर रहे थे। नितिन जी, आपने बहुत से लोगों की वैक्सीन के प्रति हिचक को भी दूर किया है। एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आपने लोगों की मदद की। ये बताइए कि किस तरह की भ्रांतियां लोगों के दिमाग में थी और उन्हें दूर करने के लिए आपने क्या किया? बहुत सारे लोगों में हमने पाया लोग टीका लेने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। जब पहले दिन हमने टीकाकरण किया, सिर्फ 42 लोग 100 में से आगे आए और टीका लिया। श्री मोदी ने कहा कि गोवा ने केंद्र द्वारा भेजी सहायता को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से गांवों में भी हर लाभार्थी तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि गोवा ने सुशासन और जीवन को सरल बनाने का उदाहरण पेश किया है। प्रधानमंत्री ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि गोवा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और कोविड से ये पर्याप्त रूप से सुरक्षित है।
गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से चलाए गए जागरूकता अभियान के कारण राज्य टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर सका है। देश में कल एक ही दिन में 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाने का रिकॉर्ड बना। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत और विश्व के इतिहास में इसे स्वर्णिम अध्याय बताया। श्री मांडविया ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि स्वास्थ्य कर्मियों और देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन का उपहार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 35,662 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 3,40,639 रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 33,700 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.65 है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 78 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। 33 लाख से अधिक टीके जल्द ही भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 6 करोड़ से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। गुजरात में कल एक दिन में सबसे अधिक कोविड टीकाकरण का कीर्तिमान स्थापित किया गया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ये सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राज्यव्यापी विशेष टीकाकरण अभियान के माध्यम से हासिल की गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुजरात में कल एक ही दिन में 22,15,000 से अधिक लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक 5 करोड़ 58 लाख टीके की खुराक दी जा चुकी है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने अपनी सभी सुविधाओं में प्रवेश के लिए लोगों द्वारा टीका लेना अनिवार्य कर दिया है। लोगों को संभवित तीसरी लहर के सामने सुरक्षा प्रदान करने के हेतु शहर में 100% टीके का लक्ष्य हासिल करने के लिए यह फैसला किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बिहार में कल कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 30 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि टीकाकरण में बिहार देश में पहले स्थान पर है। राज्य में अब तक 4 करोड़ 94 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कल केवल 7 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। दरभंगा, कटिहार और सुपौल सहित राज्य के 38 जिलों में से 33 जिलों में कोविड का कोई नया मामला नहीं आया है। राजस्थान सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में कुछ और छूट देने का फैसला किया है। गृह विभाग ने कल रात नए दिशा निर्देश जारी किए जो सोमवार से प्रभावी होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं 20 सितंबर से, जबकि 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं 27 सितंबर से फिर से शुरू होंगी। स्कूल स्टाफ तथा विद्यालय वाहिनियों से जुड़े चालकों को 14 दिन पहले कम से कम 1 कोविड टीका लगवाना अनिवार्य किया गया है। स्कूल में कक्षाएं 50% क्षमता से चलाई जाएंगी। नए दिशा निर्देशों में शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। सिनेमा हॉल भी पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके अलावा योग केंद्र, जिम, पशु हाट मेले और स्विमिंग पूल को खोले जाने की छूट दी गई है। पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल कोविड टास्क फोर्स, उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ कोविड रोकथाम के उपायों की समीक्षा की। श्री मनोज सिन्हा ने बैठक के दौरान अधिकारियों को कोविड के मानकों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कॉलेज, विश्वविद्यालय के छात्रों और विशेष रूप से दिव्यांगजनों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का
प्रस्ताव जीएसटी परिषद ने नामंजूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन राज्यों ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। It was decided by the Council that we shall go back to report to the Court that indeed as per their desire, as per their direction, the Council had it on its agenda and it was discussed clearly stating that the High Court of Kerala has desired that this matter be brought to the GST's notice and discussed. It was discussed. This will be reported to the High Court of Kerala that we have discussed, and the GST Council felt that it wasn't the time for them to bring the petroleum products into the GST. आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाने के लिए गोवा सरकार की सराहना की। श्री मोदी ने कहा, गोवा ने केंद्र द्वारा दी गई सहायता का प्रभावी उपयोग किया। देश ने कल प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर एक ही दिन में 2.5 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.65% हुई। राजस्थान सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल और बाजार सोमवार से खुलेंगे। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव को जीएसटी परिषद ने नामंजूर किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने देश के 208 जिलों में गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में अपने सहायता मिशन का कार्यकाल और 6 महीने के लिए बढ़ाया। फ्रांस ने कहा, ब्रिटेन को मिलाकर हुए सुरक्षा समझौते के विरोध में वो अमरीका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को बातचीत के लिए वापस बुला रहा है और अमेरिका ने स्वीकार किया है कि काबुल से उसकी सैन्य वापसी के कुछ दिन पहले ड्रोन हमले में 10 निर्दोष लोग मारे गए थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने देश के 208 जिलों में 65 भौगोलिक क्षेत्रों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। देश में निविदा का ये 11वां दौर क्षेत्रफल, आबादी और जिलों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गैस आधारित अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुरूप निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। शहरी गैस वितरण नेटवर्क देश के 86% क्षेत्र और 96% आबादी तक पहुंचेगा। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन का उद्देश्य अगले वर्ष तक प्रत्येक गांव को नल से जल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिले को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचा है। गांव में बसे वासियों को नल का शुद्ध पानी पहुंचाना प्रधानमंत्री का सपना है। 2020-21 के इकाई में चित्रदुर्ग तालुक के 7 गांव और होडलकेरे तालुक के 27 गांव में ये सपना साकार होने वाला है। आरंभ में 29 गांव में नल का पानी पहुंचाने के लिए 11 करोड़ 14 लाख 63 हजार रुपये की योजना बनाई गई है। चित्रदुर्ग जिला पंचायत के सीईओ नंदिनी देवी ने आकाशवाणी समाचार को जानकारी दी है कि जल जीवन मिशन अब लागू होने जा रहा है। District of Chitradurga in Karnataka state, we have 6 taluks and 189 gram panchayats. Out of which, under Jal Jeevan Mission for the year of 2020-21, we have taken up 29 habitations in 10 gram panchayats in 2 taluks. For the year of 2020-21, we have taken up 29 habitations under the estimated cost of 11.14 crores, out of which 27 works are in progress, and out of the 27 works, 3 are completed. चित्रदुर्गा से चन्नबसवैया के साथ मैं सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बारे में फैसला उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके कार्यों के आधार पर किया जाएगा। आज कोच्चि के एर्नाकुलम प्रेस क्लब के मीट द प्रेस कार्यक्रम में श्री मुरलीधरन ने कहा कि केंद्र सरकार अफगानिस्तान से सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच संबंध गहरे और मजबूत हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में अपने सहायता मिशन का कार्यकाल 6 और महीने के लिए बढ़ाते हुए तालिबान से समावेशी सरकार बनाने की अपील की है। इस संबंध में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से अपील की गई कि वे अफगानिस्तान में हाल के राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के लिए अपनी सिफारिशें जनवरी 2022 तक दे दें।
अमेरिका ने स्वीकार किया है कि काबुल में उसकी सेनाएं हटाने से पहले किए गए ड्रोन हमले में 10 निर्दोष लोग मारे गए थे। अमेरिका के सेंट्रल कमांड की जांच में पता चला कि 29 अगस्त के इस हमले में एक सहायता कर्मी और एक ही परिवार के 9 लोग मारे गए, जिनमें 7 बच्चे थे। सबसे छोटा बच्चा केवल 2 वर्ष का था। ये हमला काबुल हवाई अड्डे पर आतंकी हमले के एक दिन बाद किया गया था। फ्रांस ने कहा है कि ब्रिटेन को मिलाकर हुए सुरक्षा समझौते के विरोध में वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को विचार विमर्श के लिए वापस बुला रहा है। कल रात जारी बयान में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन युवेस ली ड्रायन ने इस संधि को फ्रांस पीठ में चाकू मारने जैसा बताते हुए कहा कि राजदूतों को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अनुरोध पर वापस बुलाया जा रहा है। ऑकस गठबंधन के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु चालित पनडुब्बी बनाने की टेक्नोलॉजी उपलब्ध करानी जानी है। फ्रांस ने नाराज होकर ऑस्ट्रेलिया से किया अरबों डॉलर का सौदा भी रद्द कर दिया है। ऑकस संधि मोटे तौर पर दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव रोकने के उद्देश्य से की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि CAG यानी नियंत्रक और महालेखाकार जैसी संस्थाओं के परामर्श पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि इससे जन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर हैं। वे आज शिमला की नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि CAG को निगरानी का दायित्व पूरा करने के साथ ही कार्यप्रणाली में सुधार के सुझाव भी देने चाहिए। While performing oversight function, you need to be aware of opportunities of providing inputs for systematic improvements. Audit engagements provide a unique opportunity of gaining deep understanding of system and place you in a good position of suggesting improvements. इस अवसर पर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के 2018 और 2019 बैच के 38 प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण पूरा करने के प्रमाण पत्र दिए गए। 3 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए। भारतीय जनता पार्टी ने असम और मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भाजपा ने असम से आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मैदान में उतारा है, जबकि सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन मध्य प्रदेश से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 6 महीने और बढ़ा दी है। पहले ये समय सीमा 30 सितंबर तक थी, अब इसे बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च तक कर दिया गया है। आयकर विभाग ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण विभिन्न पक्षों की कठिनाइयां दूर करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और इस मुद्दे पर हितग्राहियों के अनुरोध पर विचार करते हुए ये निर्णय लिया गया है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने की कार्रवाई पूरी करने की तारीख भी मौजूदा 30 सितंबर से बढ़ाकर अगले वर्ष मार्च कर दी गई है। आयकर विभाग ने मुंबई के एक जाने माने अभिनेता के विभिन्न परिसरों और लखनऊ में बुनियादी सुविधाओं के विकास से जुड़े उनके उद्योगों में छापा मारा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वक्तव्य में बताया गया है कि मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुरुग्राम में अभिनेता के कुल 28 परिसरों पर छापेमारी की गई। तलाशी में कर चोरी से जुड़े कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। अभिनेता के चैरिटी फाउंडेशन ने विदेशी मुद्रा नियमन कानून का उल्लंघन करके विदेशों से भी 2 करोड़ 10 लाख रुपए प्राप्त किए। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश के जबलपुर में बहुआयामी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। समारोह का आयोजन जनजातीय नायकों शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान की याद में किया गया है। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कोई भी देश की नई पीढ़ी चाहेगी, जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोत्तम न्यौछावर दिया, उनको हम भूल जाए। इसलिए हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर जाने अनजाने सभी शहीदों को
स्वतंत्रता के सेनानियों की स्मृति को पुनर्जीवित करेंगे, उनके बलिदान के जज्बे को आज की युवा पीढ़ी में रोपित करने का काम करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इसी संग्राम की एक झलक। आज एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की जयंती है। उनका जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में हुआ था। जब तक गुलाम है देश मेरा तो मौत कहाँ है जीने में, कसम है इस मिट्टी की हमको यही कामयाब करना है, देश की खातिर जीना है, देश की खातिर मरना है। जुलाई सन 1909 में ढींगरा ने इंपीरियल इंस्टीट्यूट की एक सभा में भारत सचिव के सलाहकार सर विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी। मुकदमा चला तो उन्होंने ये कहते हुए सरकारी वकील की सेवाएं लेने से इनकार कर दिया कि वो अदालत की वैधता को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने घोषणा की कि उनकी ये कार्रवाई देशभक्त भारतीयों की अमानवीय फांसी और निर्वासन का विनम्र बदला है। मदन लाल ढींगरा को जब अदालत से ले जाया जा रहा था तब उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से कहा था, धन्यवाद मिलॉर्ड, मुझे परवाह नहीं है बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित करने का सम्मान प्राप्त करने पर गर्व है। ढींगरा को मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 17 अगस्त 1909 को सिर्फ 26 साल की उम्र में लंदन के पेंट विले जेल में फांसी दे दी गई। मौत तो एक दिन आनी है, इस मौत से अब क्या करना है, देश की खातिर जीना है, देश की खातिर मरना है, वंदे मातरम। मदन लाल ढींगरा अपने समय के उन युवाओं के प्रतीक थे जो भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियों का कड़ा विरोध करते थे। एनी बेसेंट ने उनकी वीरता की प्रशंसा में तो यहां तक कहा था कि ऐसे कई और मदन लाल ढींगरा का होना समय की मांग है। क्रांतिकारी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने जर्मनी से उनकी याद में मासिक पत्रिका मदन तलवार शुरू कर दी थी, जिसकी छपाई मैडम कामा ने कराई। मदन लाल ढींगरा की वीरता और उनकी निडरता के लिए उनका नाम आज हर भारतीय के दिल में अंकित है। 18 सितंबर एक प्रसिद्ध भारतीय थियोसॉफिस्ट और स्वतंत्रता सेनानी भगवान दास की पुण्यतिथि भी है। शिक्षक भगवान दास ने कई शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ वाराणसी के मशहूर काशी विद्यापीठ की भी स्थापना की। वे ब्रिटिश भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के भी सदस्य रहे। भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1869 को वाराणसी में हुआ था। एनी बेसेंट के एक भाषण से प्रेरित होकर भगवान दास 1894 में थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हो गए। थियोसॉफिकल साहित्य में उनके योगदान के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें सन 1900 में सुब्बाराव पदक से सम्मानित किया। सन 1921 में भगवान दास को असहयोग आंदोलन से जुड़ने के कारण 1 साल के कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन अंग्रेज सरकार के एक प्रस्ताव पर उन्हें केवल 5 सप्ताह बाद रिहा कर दिया गया। भगवान दास कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। 1934 में वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए चुने गए। 1955 में भगवान दास को साहित्य और शिक्षा में उनकी उपलब्धियों के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 18 सितंबर 1958 के दिन भगवान दास इस दुनिया से कूच कर गए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ।
मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेजे जा सकते हैं। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है हास्य कवि काका हाथरसी को। एक समय ऐसा था जब काका हाथरसी को हिंदी हास्य व्यंग कविताओं का पर्याय माना जाता था। काका हाथरसी की हास्य कविताएं आज भी समाज की व्यवस्थाओं पर कटाक्ष करती हैं। यहाँ तक कि संसद में भी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए उनकी कविताओं का सहारा लिया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था, आज मुझे आपको काका हाथरसी की एक कविता के शब्द सुनाता हूँ। अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोज, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। वैसे तो काका हाथरसी का असली नाम प्रभुलाल गर्ग था, लेकिन बचपन में एक नाटक में उन्होंने काका का किरदार निभाया था, इसलिए वे काका के नाम से प्रसिद्ध हो गए। काका हाथरसी संगीत के प्रेमी तो थे ही, उन्होंने अपने एक साथी के सहयोग से संगीत कार्यालय की नींव रखी। इसी कार्यालय से संगीत पत्रिका प्रकाशित हुई, जिसका प्रकाशन आज भी जारी है। काका हाथरसी ने हास्य रस से ओतप्रोत कविताओं के साथ साथ संगीत पर भी पुस्तकें लिखी। काका ने एक फिल्म में अभिनय भी किया। फिल्म का नाम था जमुना किनारे। काका ने 1957 में लाल किला दिल्ली में होने वाले कवि सम्मेलन में अपनी शैली में काव्य पाठ किया। दो आदमी बात कर रहे हैं कि यार आदमी चांद पे पहुंच गया। चंदा अमल से कह रहे ठाकुर आलमगीर पहुंच गए वे चांद पर, मार लिया क्या तीर, मार लिया क्या तीर, लौट पृथ्वी पर आए, हुए करोड़ों खर्च कंकड़ी मिट्टी लाए, इनसे लाख गुना अच्छा नेता का धंधा, बिना चांद पर के हजम कर जाता चंदा। 1985 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पद्मश्री से सम्मानित किया। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा कि 1906 में 18 सितंबर को जन्म लेने वाले काका हाथरसी की मृत्यु भी 1995 में 18 सितंबर को ही हुई। काका आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके ठहाके आज भी हवा में गूंज रहे हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा हो सकती है। श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। जम्मू में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार वर्षा हो सकती है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, गैंगटॉक और अगरतला में 1-2 स्थानों पर हल्की बौछार हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाने के लिए गोवा सरकार की सराहना की। श्री मोदी ने कहा, गोवा ने केंद्र द्वारा दी गई सहायता का प्रभावी उपयोग किया। देश ने कल प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर एक ही दिन में 2.5 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.65% हुई। राजस्थान सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देने के नए दिशा निर्देश जारी किए। स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल और बाजार सोमवार से खुलेंगे।
पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव को जीएसटी परिषद ने नामंजूर किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड देश के 208 जिलों में गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में अपने सहायता मिशन का कार्यकाल और 6 महीने के लिए बढ़ाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।